फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं हमारे फ्री मेंटोरशिप से। डे 21 5 अगस्त के लिए आपके टारगेट रहेंगे। एथिक्स के अंतर्गत आपको पढ़ना है शासन में ईमानदारी। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है सार्वजनिक सेवाओं की अवधारणा, शासन और ईमानदारी का दार्शनिक आधार। जीएस पेपर 2 में पढ़ना है विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग। इसके अंतर्गत आपको एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, विभिन्न समूह और संघों, दाताओं, धर्मार्थ संस्था, संस्थागण और अन्य हितधारक हैं उनकी भूमिका को आपके लिए एक स्पेशल इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत हम यूपीएससी प्री के जो पिछले 30 साल के पीवाईक्यू हैं उनका डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसके वीडियो आप देख सकते हैं। आज की हमारी पहली न्यूज़ है, प्राचीन जो बौद्ध स्थल है सारनाथ, उसको यूनेस्को विश्व धरोहर नामांकन हेतु प्रस्तुत डोजियर में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को शामिल करने हेतु डोजियर प्रस्तुत किया है, यानी नामांकन फाइल किया गया है। तो नामांकन प्रक्रिया की विशेषताएं क्या है? देखिए, हाल ही में ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी की गई थी 2024 में। इसमें कहा गया था कि हर चक्कर यानी कि प्रत्येक वर्ष, जैसे 2024, 25, 25, 26, उसमें केवल एक ही स्थल को नामांकित किया जा सकता है। जो भी डोजियर होगा उसका मूल्यांकन और निरीक्षण है वो पूरी प्रक्रिया किसके द्वारा की जाएगी? यूनेस्को के द्वारा निर्धारित जो नियमावली है उसके अनुसार होगी। इसमें तकनीकी मूल्यांकन, निरीक्षण अंततः है, फिर यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति है वो इसको अंतिम स्वीकृति देगी। बात करते हैं सारनाथ का महत्व है। तो सारनाथ है यूपी के वाराणसी जिले में स्थित है। बौद्ध धर्म के जो 4 प्रमुख स्थल हैं उनमें से एक है, और यही वह स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, जिसको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अब एक चर्चा में है वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि जहाँ पे गेंडों को रेडियो धर्मी आइसोटोप दिए गए हैं। तो उद्देश्य क्या है? एंटी पोचिंग अभियान। जो शोधकर्ता उनका कहना है कि इससे गेंडों को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे क्या होंगे? सींग होंगे वो बेकार हो जाएंगे और मनुष्य के लिए जहरीले हो जाएंगे। तो ये जो सींग होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगे जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी सिस्टम है ना, उसके द्वारा आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो चूंकि इनमें रेडियोधर्मी आइसोटोप का इंजेक्ट किया जाएगा, तो इससे क्या होता है कि जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए जो सिस्टम लगा होता है वो उनको इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो आइसोटोप टैगिंग कैसे काम करती है? देखिए, एक नॉन इन्वेजिव प्रक्रिया है जिसमें गेंडों के सींग होते हैं वो कम मात्रा में रेडियोधर्मी आइसोटोप इंजेक्ट किए जाते हैं। रेडियो आइसोटोप किसी तत्व का एक अस्थिर रूप होता है जो विकिरण उत्सर्जित करता है और एक स्थिर रूप में बदल जाता है। तो ये जो विकिरण होते हैं उनको ट्रैक करना बहुत ही आसान होता है। तो आपको पता है कि दुनिया भर के जितने भी हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह हैं, सीमाएं, वहाँ पर पहले से क्या लगे हैं? रेडिएशन पोर्टल मॉनिटर्स, जो कि किसी भी प्रकार की अगर परमाणु सामग्री होती है ना, उसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो इन सींगों में भी ये चीज़ लगाई गई है, तो इसके कारण उनको मॉनिटर करना आसान है। तो देखिए, गेंडों का जो शिकार है वो काफ़ी हो रहा है, जिसके कारण वो संकट में है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN है, वो कहता है कि 20वीं सदी के शुरुआत में गेंडों की वैश्विक आबादी लगभग 5 लाख के आसपास थी, जो अब घटकर सिर्फ 27,000 रह गई है। और इसका मुख्य कारण क्या है? उनके सींगों के लिए शिकार। अब बात करते हैं भारत में गेंडों की प्रजाति और निवास स्थल। तो भारत में मुख्यतः कौन सा पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा, जो कि गेंडों की जो 5 प्रजातियां उनमें से एक है। ये मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं? भारत और नेपाल के जो तराई घास के मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है वहाँ पे। और भारत में सबसे ज़्यादा जो गेंडे पाए जाते हैं वो कहाँ पे? असम में। तो असम में कौन कौन सी जगह पे हैं? तो देखिए, असम है, वहाँ पे विश्व के 2/3 गेंडों की आबादी है। और असम में मुख्य रूप से तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ मिलते हैं। इसके अलावा जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान है, पोबितारा वन्य जीव अभयारण्य है, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। तो आप मैप में इनकी लोकेशन देख सकते हैं, इनको याद करना आपको। फिर आता है पश्चिमी बंगाल, यहाँ भी गेंडे हैं, जैसे जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क। यूपी का जो दूधवा नेशनल पार्क है वहाँ पर भी कुछ आबादी मिलती है। बात करते हैं संरक्षण के प्रयास और चुनौती। तो देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में जो गेंडों की आबादी है वो बहुत कम हो गई थी, लेकिन फिर जो संरक्षण के प्रयास किए गए, इसके कारण इनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तो प्रमुख संरक्षण प्रयासों की बात करते हैं। तो भारतीय राइनो विजन 2020, जिसको 2005 में शुरू किया गया था।
असम के 7 संरक्षित क्षेत्रों में गैंडों की आबादी को 3000 से अधिक करना था। इसके अलावा अवैध शिकार पर रोक लगाई गई। भारत सरकार ने इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। और जो असम सरकार है उसने तो गैंडों के सींगों को जलाकर अवैध व्यापार करने के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता की नीति भी दिखाई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसकी अनुसूची फर्स्ट है, उसमें इन गैंडों को शामिल किया गया है, जिसके कारण इनको उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त होती है। अब मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? अवैध शिकार होता है, आवास का नुकसान, आनुवंशिक विविधता में कमी। आनुवंशिक विविधता में कमी क्यों है? क्योंकि देखिए लगभग एक ही स्थान पर मिलते हैं, जिसके कारण इनकी विविधता पर्याप्त नहीं है। तो देखिए ये जो संरक्षण के प्रयास किए गए, इसके कारण जो एक सींग वाला गैंडा है उसको पहले IUCN की जो रेड लिस्ट थी उसमें इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया था, लेकिन अब इसे वनरेबल असुरक्षित की श्रेणी में डाल दिया गया है। अब एक है न्यूज विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियाँ। तो ये होती क्या हैं? देखिए विमुक्त जनजातियाँ क्या हैं? तो ब्रिटिश काल में इन्हें अपराधी जनजाति घोषित किया गया था। किसके तहत? क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871। लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1952 में ये कानून समाप्त कर दिया गया और इन जातियों को विमुक्त घोषित कर दिया गया और वर्तमान में इन्हें विमुक्त जातियाँ भी कहा जाता है। फिर आती है घुमंतु जनजातियाँ। तो ये ऐसे समुदाय हैं जो स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं और जीविकोपार्जन हेतु स्थान बदलते रहते हैं। इस कारण ये न तो भूमि और न ही घर के मालिक होते हैं। फिर आता है अर्ध घुमंतु जनजातियाँ, जो आंशिक रूप से बसे हुए हैं लेकिन पारंपरिक रूप से गतिशील जीवन बनाए रखते हैं। इनकी चुनौतियाँ क्या हैं? देखिए इनके पास किसी प्रकार का भूमि आवास का अधिकार नहीं है, सरकारी योजनाओं से बहिष्कृत रहते हैं क्योंकि इनकी कोई स्पष्ट सामाजिक श्रेणी भी नहीं है। औपनिवेशिक काल की जो अपराधी छवि वो अब भी सामाजिक भेदभाव का कारण बनी होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा ये सभी में पिछड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का संकट है वो भी गहराता जा रहा है। तो भारत में इनकी स्थिति क्या है वर्तमान में? तो भारत की कुल जनसंख्या में भागीदारियाँ लगभग 10% है। अनुमानित जो विमुक्त जनजातियाँ हैं उनकी संख्या लगभग 150 और घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय हैं लगभग 500+। तो इनके लिए प्रयास क्या हुए हैं? देखिए एक रेणके आयोग आया था 2008 में, उसने DNT जो समुदाय उनकी पहचान और सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया। फिर दात्य आयोग बना 2014 में, उसने राज्यवार सूची तैयार की और एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश की। फिर एक बोर्ड है 2019 में गठन किया गया दात्य आयोग की सिफारिश के आधार पर। ये है मुख्यतः जो योजनाएं शुरू की गई हैं उनको लागू करना। फिर एक है कि आलू की उत्पत्ति और विकास। UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है कि भारत में कौन सा स्थानिक है। तो आलू की बात करते हैं तो आलू है ये दक्षिणी अमेरिका के एंडीज क्षेत्र में उपजा था और फिर 16वीं शताब्दी में दुनिया भर में फैला। तो ये आपको याद रखना है कि दक्षिणी अमेरिका से ये विश्व में फैला है। इसका जीनोम विश्लेषण किया गया है तो इसी के आधार पे बहुत सारे रहस्यों का खुलासा हुआ है। तो इसमें है कि आलू बना कैसे? तो प्राकृतिक संकरण होने से बना। शोधकर्ता है उनका कहना है कि 90 लाख साल पहले दक्षिणी अमेरिका में टमाटर के पौधे और आलू जैसी एक प्रजाति थी, उसके बीच जो प्राकृतिक संकरण हुआ उसके कारण जो आलू की वंश रेखा है वो उत्पन्न हुई। ट्यूबर का विकास, यानी इस संकरण से क्या हुआ? आलू के जो पौधे हैं उनमें ट्यूबर यानी कंद का विकास हुआ, जो कि एक भूमिगत बड़ा ढांचा होता है जिसमें पोषक तत्व जमा होते हैं। अब अगली न्यूज़ है कि भारत में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर विवाद। देखिए भारत सरकार ने ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने और पर्यावरणीय प्रदूषण को घटाने के उद्देश्य से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को तेज़ी से लागू किया है। उद्देश्य क्या है इसका? देखिए पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर देश की जो तेल आयात निर्भरता है उसको कम किया जाना चाहिए, कार्बन उत्सर्जन और उसको घटाना और जैव ईंधन को प्रोत्साहित करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। सरकार के द्वारा E20 लक्ष्य यानी 20% इथेनॉल मिश्रण को 2030 तक प्राप्त करना था, लेकिन इसको 2025-26 में पूरा कर लिया गया है। तो मुख्य विवाद क्या है? देखिए इसका पुराने वाहन उन पर असर है। तो कई उपभोक्ताओं की शिकायत है कि जो पुराने वाहन हैं उनके इंजन E20 ईंधन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे इंजन में जंग लगना, ईंधन क्षमता में गिरावट, मरम्मत लागत में वृद्धि, इंजन की लाइफ है वो कम हो जाती है। सूचना की अस्पष्टता,
जो पेट्रोल पंप होते हैं वहाँ पे उपभोक्ताओं को ये जानकारी नहीं मिलती है कि उनमें E10 मिलाया जा रहा है कि E20, यानी कि इथेनॉल 10% मिश्रित है या 20%। कीमतों पे भी सवाल है। देखिए जो इथेनॉल है वो बहुत सस्ता है, तो जो उपभोक्ता है उनका कहना है कि E20 मिश्रण वाला ईंधन है वो उनको कम कीमत पर क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ पे सरकार के पक्ष की बात करते हैं तो उनका कहना है कि ये वैज्ञानिक रूप से समर्थित है। तो जो उपभोक्ता की चिंताएं हैं कि इससे इंजन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो वो कह रहे हैं कि वास्तविक तथ्य और वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित नहीं है। जो इथेनॉल मिश्रण है वो पर्यावरण के लिए उत्तरदायी और वैज्ञानिक रूप से परीक्षण की गई पहल है। ईंधन दक्षता में गिरावट वो मामूली रहती है। तो E20 के कारण जो माइलेज है उसमें 1 से 2% की और 3 से 6% जो अन्य वाहन तो इतनी गिरावट देखी जाती है। फिर है नई गाड़ियों में अनुकूलता। तो जो नए वाहन हैं वो E20 अनुकूल वाहन बनाए जा रहे हैं। तो इनमें ऐसे पुर्जे लगे हैं जो ईंधन की जंग से बचाते हैं। तकनीकी मुद्दे क्या हैं? इथेनॉल की उसमें क्षमता पेट्रोल से कम होती है, जिससे समान प्रदर्शन के लिए अधिक ईंधन जलता है, मतलब अधिक पेट्रोल की आवश्यकता होती है। यही है कि जो माइलेज है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। 2 पहिया वाहन है उनमें समस्या अधिक हो सकती है, क्योंकि इनके इंजन है वो E20 जो होता है उसके लिए संवेदनशील हो सकते हैं, तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। अब न्यूज इन शॉर्ट, तो एक है ओरेसिनिक मिसाइल। तो ये किसकी मिसाइल है? रूस की। एक इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। याद रखना आपको, यूपीएससी ऐसे पूछता रहता है कि ये मिसाइलें किस देश की हैं। और इसे नवंबर 2024 में यूक्रेन में दागा गया और अभी बेलारूस में इसको तैनात किया जाएगा। फिर है रेड पांडा। तो देखिए रेड पांडा की विशेषता क्या है? इसकी जीवन शैली की बात करें तो एक शर्मिला होता है, एकाकी होता है, अकेला रहना पसंद करता है और वृक्षों में रहता है। भोजन की बात करें तो मुख्यतः शाकाहारी होता है, मेनली ये बांस पे निर्भर करता है। पूंछ की बात करें तो लंबी जबरीली पूंछ होती है, जिसे संतुलन और ठंड में गर्मी देने के लिए उपयोग होता है। आकार की बात करें तो एक घरेलू बिल्ली के समान, परंतु लंबी पूंछ और विशिष्ट चेहरा। और जो रेड पांडा होता है वो क्या है? एक सूचक प्रजाति होती है, मतलब उस एनवायरनमेंट में यह संवेदनशील जो होता है कि कोई भी परिवर्तन हो रहा है उसकी सूचना प्रदान करता है। तो रेड पांडा है वो भारत में पाए कहाँ जाते हैं? तो देखिए भारत में तो ये मेनली मिलते हैं पूर्वी हिमालय में, जैसे कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश वहाँ पे। लेकिन अन्य देशों में भी पाए जाते हैं, जैसे कि नेपाल, भूटान, चीन, दक्षिणी चीन में, म्यांमार में। तो क्या सिर्फ ये स्थानिक हैं, भारत में ही पाए जाते हैं? तो नहीं। बात करते हैं इनके कंजर्वेशन स्टेटस की। तो IUCN के रेड लिस्ट में इनको इंडेंजर्ड के रूप में शामिल किया गया है। साइट्स में जो अपेंडिक्स फर्स्ट है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसमें अनुसूची फर्स्ट में, यानी सर्वोच्च कानूनी संरक्षण है। अब मुख्य खतरा क्या है? देखिए जो रेड पांडा उसकी जीवन शैली बांस पर निर्भर है, और जैसे जैसे बांस के जो जंगल है वो नष्ट हो रहे हैं तो इसके जीवन है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद में इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव। इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव, तो ये एक क्षेत्रीय सहयोग मंच है। उद्देश्य क्या है? जो दक्षिणी पूर्व एशिया है वहाँ पे स्थित जो वेटलैंड्स हैं उनका संरक्षण और पुनर्स्थापना। शामिल देश कौन कौन से हैं? तो कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। भारत इसका हिस्सा नहीं है। जैसे देखिए इसमें है कि इंडो बर्मा, तो ऐसा नहीं समझना है कि इसमें भारत भी शामिल है, भारत इसका हिस्सा नहीं है। एक हाल ही में एक राइट चर्चा में रहा, राइट टू रिपेयर, काफ़ी इसकी डिमांड की जा रही है। भारत सरकार भी इस संदर्भ में प्रयास कर रही है। तो राइट टू रिपेयर है क्या? उपभोक्ताओं को ये कानूनी अधिकार देना कि वह अपने उपयोग किए जाने वाले जो भी उत्पाद हैं, जैसे कोई मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, ट्रैक्टर जो भी हैं, उनकी आसानी से मरम्मत कर सके, चाहे वह स्वयं करे, लोकल तकनीशियन से करवाए या किसी थर्ड पार्टी सर्विस से करवाए। ऐसा नहीं है कि जो कंपनी है वो ही इसका काम करेगी। उद्देश्य क्या है? कचरा में कमी लाना, स्थानीय मरम्मत व्यवसायों को समर्थन देना, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना, टिकाऊ खपत और उत्पादन को बढ़ावा देना, महंगे उपकरण है उनकी बेवजह बर्बादी को रोकना। तो आज का हमारा डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।